तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ देखा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे। नेक्स्ट वी विल स्टडी द माइक्रोब्स विच आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसके अंदर भी हमको जो है डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्टडी करना है। तो यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे पहले तो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उसके बाद में फिर विटामिन्स के प्रोडक्शन के लिए, फिर एंटीबायोटिक है, एंजाइम्स हैं, गिबरलिन प्रोडक्शन है। तो इस तरह से कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करने के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्मेंटेड बेवरेज। तो फर्मेंटेड बेवरेज, बेवरेज बोला जाता है किसी भी पीने वाली चीज़ को जो कि फ्लेवर्ड हो, जिसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर हो। जैसे इसमें टी है, कॉफ़ी है, बियर है, वाइन है, अलग अलग टाइप के जो अल्कोहलिक बेवरेज आते हैं इनको कहते हैं। तो इनके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नाम है ब्रेवर्स ईस्ट, या उसको हम लोग कॉमनली ईस्ट कहते हैं, या इसको ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। और उसकी जो स्पेसीज़ है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे। इसका एक वेरिएंट होता है जिसको सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस कहते हैं। तो सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस और सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे, ये दो स्पेसीज़ जो है इसके यूज़ में आते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे। इसको ब्रेवर्स ईस्ट, क्योंकि इसको बेकिंग इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। अब इसमें फर्मेंटेड बेवरेज में वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है, इस तरह के जो बेवरेजेस हैं ये सारे आते हैं। इसमें से जो दो बेवरेजेस हैं ब्रांडी और रम, इनको जो है वो डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो इनके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होते हैं, अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है। और वाइन और बियर ये दो ऐसे हैं, ये विदाउट डिस्टिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट होता है वो कम होता है। ऐसे ही कुछ और ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं, जैसे गोवा में जो है एक ड्रिंक प्रोड्यूस होती है जिसको फेनी कहते हैं। तो ये जो फेनी है इसको प्रोड्यूस किया जाता है कैश्यू फ्रूट जो होता है, काजू जो होता है, उसके पेडिसेल से। उसका जो पेडिसेल होता है उसके पेडिसेल को फर्मेंटेशन करके और उसके अंदर कुछ फ्लेवर ऐड करके उससे फेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है गोवा के अंदर। और ऐसे ही इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था टॉडी, जिसको ताड़ी कहते हैं। तो ये भी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की। और ये इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, ये इंडिया में बहुत पुराने टाइम से यूज़ किए जाते हैं। नियर अबाउट 5000 to 7000 BC, बिफोर क्राइस्ट, तब से जो है इनका चलन है और इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्टिलेशन इंडस्ट्री दिखाई हुई है साइड में। फिर ये है फर्मेंटेशन ट्यूब, या इसको ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर कहते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक तरह का ये फर्मेंटेशन ट्यूब है और इसके अंदर जो है वो ईस्ट की मूवमेंट अंदर कंटिन्यूसली रैंडमली चलती रहती है और अल्कोहल जो है एक साइड से इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। सो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनको कमर्शियल लेवल पर अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो ऑब्टेन किया जाता है ग्लूकोनिक एसिड से, और इसी तरह से कुछ एंड प्रोडक्ट होते हैं
इथेनॉल और पायरुवेट के। तो इनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक एसिड और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। ये सारे जो हैं हम देखते हैं इनको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक के ही जो है वो नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें ये 4 नाम हैं। एस्परजिलस नाइगर, ये एक तरह का फंगस है और इससे ऑब्टेन करते हैं साइट्रिक और ग्लूकोनिक एसिड को। फिर एसिटोबैक्टर एसिटा एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड, या जिसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं, सिरका जिसको बोलते हैं, ये ऑब्टेन किया जाता है। फिर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरिया है, इससे ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। राइजोपस एरिजस नाम के फंगस से फ्यूमेरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। तो ये इस तरह से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम और उनसे ऑब्टेन होने वाले उनके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको याद रखना है। साइट्रिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को जो है रेजिन्स के लिए वेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, और ग्लूकोनिक एसिड को जो है नॉर्मली मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं कैल्शियम को डिज़ोल्व करवाने के लिए। तो अलग अलग जगह पर इनके जो है डिफरेंट यूजेस रहते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो हमको दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। नाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, तो पहले तो विटामिन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। विटामिन्स जो होते हैं, दीज आर द सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। मतलब लाइफ को मेंटेन करने वाले जो फंक्शन हैं हमारी बॉडी में वो विटामिन मेंटेन करते हैं। और विटामिन जो है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सिर्फ विटामिन डी जो है ये सिंथेसाइज हो जाता है अपने प्रो फॉर्म में, प्रो विटामिन डी के फॉर्म में, और इसके लिए कैटालिटिक रोल प्ले करती है सनलाइट। लेकिन बाकी के जो विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी और के, ई, ये सब इनका हमारी डाइट में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो है दीज आर द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन एक्सेप्ट विटामिन डी, प्रो विटामिन डी है वो। देन दे मस्ट बी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ये हमारे डाइट का माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं। हमारी डाइट में इनका प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रेस अमाउंट में। फिर उसके बाद में माइक्रोब्स जो हैं इन विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग विटामिन की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको सिंथेसाइज करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें से विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन का ग्रुप है, जिसके अंदर जो है विटामिन B1, B2 इस तरह से, और उसके केमिकल नेम्स भी हैं। थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सारे आते हैं इसके अंदर। तो विटामिन्स जो हैं इनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, मतलब वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे या कि फैट में डिज़ोल्व होंगे। तो इसमें से वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है ये 2 हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। और बाकी के जो विटामिन हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये 2 कैटेगरी में हम लोग विटामिन को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। देन वी विल सी द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द कॉमन विटामिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम। तो इसमें सबसे पहले है विटामिन B2। इसको ऑब्टेन किया जाता है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी और इरिमोथेशियम एशबी, ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इससे हमको विटामिन B2 मिलता है बाय फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है विटामिन B12 और इसको प्रोड्यूस किया जाता है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस से। थर्ड है विटामिन सी, इसको ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस नाइगर से। और फिर
ऐसे ही एक विटामिन B12 है, इसको भी ऑब्टेन करते हैं स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस से। देन नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ में 4th नंबर पर है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो यहाँ पहले एंटीबायोटिक्स की थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, ज़्यादा करके जो है वो फंगस होते हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द दीज आर द सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। और इनका काम क्या होता है, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। जैसे आजकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, इवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो है इसकी डिस्कवरी एक मेडिकल साइंस के लिए भी जो है वो माइलस्टोन डिस्कवरी मानी गई है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मोल्ड कॉल्ड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, सॉरी इट इज़ अ बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई के ऊपर जो है ये वर्क कर रहा था। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये साइंटिस्ट है, ये वर्क कर रहा था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर। तो उसने देखा कि जहाँ पर जो अनवॉश्ड प्लेट्स थी, पेट्री डिशेस जो अनवॉश्ड थी, उनके ऊपर जो है जहाँ पर वहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच द स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। मतलब उसने देखा कि कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जिनके ऊपर जो है एक मोल्ड ग्रो होता है। मोल्ड एक तरह का जो है वो फंगस होता है, और जिन प्लेट्स के ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है उन प्लेट्स के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं कल्चर प्लेट्स पे। तो इस तरह से एक्सीडेंटली उसने देखा कि उसने फिर ये कोरिलेट किया कि इसका मतलब ये जो ग्रो होने वाला जो मोल्ड है, ये मतलब जो फंगस है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा होगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो आगे चल करके जो है आइडेंटिफाई हुआ जो केमिकल सब्सटेंस मोल्ड के थ्रू जो रिलीज़ हुआ था उसका नाम था पेनिसिलिन, और वो मोल्ड जो था उसका नाम था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नाम के फंगस से या मोल्ड से पेनिसिलिन ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ हुआ जिसने स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया प्लेट्स के ऊपर। तो ऐसे इस तरह से एंटीबायोटिक की एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। आगे चल के उसका जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस था, उस मेडिसिनल इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई किया था अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने इसका मेडिसिनल यूज़ बताया। फिर उसके बाद से एंटीबायोटिक को मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक माना जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी, ये तीनों को जो है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया बाद में। तो उस वक्त जो है वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, नियर अबाउट 1940 का टाइम था। तो बहुत सारे जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, इसी पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की वजह से उनकी जान बचाई जा सकी, क्योंकि जो वुंड्स होते हैं, जो इंजरी होती है, उन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से जो किलिंग रेट है, मरने की मोर्टालिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो पेनिसिलिन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकी, और वहाँ से फिर जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को मेडिसिनल पर्पस के लिए पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाने लगा। देन देयर आर सम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया हुआ है। इसमें क्लोरोमाइसिटिन ये ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलाए से। दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन, ये ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से। तीसरा है पेनिसिलिन, ये ऑब्टेन होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से या पेनिसिलियम नोटेटम से। तो
पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और पेनिसिलियम नोटेटम, ये दोनों सेम ही हैं। इनसे पहला एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन था वो आइसोलेट हुआ। देखिए ये आपको नाम एंटीबायोटिक के जो हैं और उनके जो प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स हैं, ये आपको एज इट इज़ जो है वो याद करने होंगे। इवन कहें तो रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नाम है, आप इसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ ट्रिक्स भी। तो इनको जो है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे दिए हुए हैं वैसे। और ये हर साल के सिलेबस में थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सिलेबस में है। लास्ट ईयर के सिलेबस में भी जो है ये सारी चीज़ें दी हुई थी, तो वो अभी भी कंटिन्यू किए हैं उसको। उसके बाद में फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। और फिर उसके बाद में है ग्राइसियोफुल्विन, इसको ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम ग्राइसोफुल्वम से। तो इसी तरह से बेसिट्रेसिन है, इसको ऑब्टेन करते हैं बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से। और फिर है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या के टेरामाइसिन, इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस से ऑब्टेन करते हैं। तो ये इतने नाम आपको दिए हुए हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 7 एंटीबायोटिक के नाम और उनके रेस्पेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ये आपको जो है वो याद रखना है। एक यूज़ योर ब्रेन पावर करके बीच में दिया हुआ है, कैन एंटीबायोटिक किल वायरसेस। तो एंटीबायोटिक से क्या हम वायरसेस को ख़त्म कर सकते हैं? एंटीबायोटिक से हम वायरसेस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स से हम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को ही जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, उन्हीं को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपको एंजाइम किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए, मैंने लिख दिया है एंजाइम की डेफिनेशन यहाँ पर। सो एंजाइम्स जो होते हैं, दीज आर प्रोटीन बायो कैटेलिस्ट। नेचर में जो है वो प्रोटीन होते हैं और फंक्शन में होते हैं बायो कैटेलिस्ट। बायो कैटेलिस्ट मतलब ऐसे कैटेलिस्ट जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट्स बायोसिंथेसिस है, अमाइनो एसिड का पॉलीमेराइजेशन है। इस तरह के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे सेल लेवल के अंदर होते हैं, ये उनकी रेट को इंक्रीज करते हैं, तो इनको एंजाइम्स कहा जाता है। 11th में जो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल वाले चैप्टर में, या कि बायोमोलिक्यूल के नाम से जो चैप्टर है, उसके अंदर आपने स्टडी किया है एंजाइम्स को। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम को। एक्चुअली ये एंजाइम जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनको ह्यूमन बीइंग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उनके कल्चर मीडियम से प्यूरिफाई करके। फिर इनका यूज़ बहुत डाइवर्स है। फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में, फैब्रिक इंडस्ट्री में, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अलग अलग जगह पर इनको यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉटल लाइपेस फार्मूला इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो ये इसको जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज़ में। कपड़ों के ऊपर से जो स्टेन्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो ऑयल के स्टेन्स होते हैं, लिपिड के जो स्टेन्स होते हैं, उनको छुटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पर जो है ड्रिंक्स देख रहे हैं आप, तो ये भी जो है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को यूज़ करके बनाई जाती है। इनको क्लियरिंग के लिए, इनको क्लियर बनाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कुछ कॉमन एंजाइम और उनके सोर्सेस। जिस तरह से हमने एंटीबायोटिक देखे और एंटीबायोटिक के सोर्सेस देखे, फिर ऐसे ही हमको जो है वो कुछ कॉमन एंजाइम और उनके सोर्सेस यहाँ पर देखना है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर अमाइलेज है, सेलुलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, पेक्टिनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये सबको जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन उनमें से कुछ कॉमन एंजाइम और उनके माइक्रोबियल सोर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है इन्वर्टेज, जिसको अल्कोहलिक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेज को सैक्रोमाइसिस सेरेवाइस से या सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस, ये दो
ईस्ट हैं दोनों, इनसे इसको ऑब्टेन करते हैं। पेक्टिनेज नेक्स्ट है, स्क्लेरोटियाना लिबर्टाइन और एस्परजिलस नाइगर, ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे हम पेक्टिनेज ऑब्टेन करते हैं। और पेक्टिनेज को जो है वो फ्रूट जूस जो होते हैं, जो शरबत होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइपेज जो है इसको यूज़ करते हैं लॉन्ड्री के अंदर फॉर रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स, इसको ऑब्टेन किया जाता है कैंडिडा लाइपोलाइटिका से। सेलुलेस इसको ऑब्टेन करते हैं ट्राइकोडर्मा कोनिगी से, और इसको यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। जो सेलुलोज होता है पेपर का, उसको डिज़ोल्व करने के लिए और पेपर का पल्प बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, गिबरलिन प्रोडक्शन। गिबरलिन प्रोडक्शन ये लास्ट यूज़ है हमारे सिलेबस में इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो पहले गिबरलिन्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो गिबरलिन्स जो होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। एक प्लांट हार्मोन के बहुत सारे हमने अलग अलग हार्मोन्स हमको स्टडी करने हैं चैप्टर में प्लांट ग्रोथ में। तो उसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इस तरह के हार्मोन्स आते हैं, उसी में ये हार्मोन का ग्रुप भी आता है। सो दीज आर बेसिकली द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ऐसे तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन ये प्लांट के अलावा फंगस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन है तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो फंगस यानी प्लांट और फंगस, ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिबरलिन्स जो है वो पाए जाते हैं। सो फर्स्ट गिबरलिन जो है इसको आइसोलेट किया गया था एक राइस प्लांट से, जो कि एक डिजीज़ से अफेक्टेड था, और वो डिजीज़ का नाम है फूलिश सीडलिंग डिजीज़, या इसी डिजीज़ को जो है वो बेकेन डिजीज़ भी कहा जाता है। बेकेन डिजीज़, इससे अफेक्टेड था राइस का प्लांट, तो उससे उस राइस प्लांट से इस गिबरलिन को आइसोलेट किया गया था। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो प्लांट ये फूलिश सीडलिंग डिजीज़ से अफेक्टेड होती हैं, उनकी जो हाइट है वो एक्सेसिवली हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं वो, जो उनके बाकी ग्रुप के प्लांट हैं उनसे वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे इसकी डिस्कवरी में, इनका नाम है याबूटा एंड सुमिकी, जैपनीज साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट जो है उनकी हाइट एक्सेसिवली बहुत ऊपर जा रही है, बहुत बड़े हो रहे हैं वो अपनी हाइट को लेके। तो उन्होंने जब उसको क्लोजली एग्जामिन किया तो ये पाया कि उन प्लांट को एक फंगस ने जो है वो इन्फेक्ट किया हुआ था, और उस फंगस का नाम है, साइंटिफिक नेम है गिबरेला फ्यूजिकोराय। तो गिबरेला फ्यूजिकोराय फंगस जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है जिसकी वजह से प्लांट की जो हाइट है वो एक्सेसिवली हाई होना शुरू हो जाती है और उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। तो अब तक के 15 अलग अलग टाइप के जो गिबरलिन्स हैं, उनकी जो वैरायटी है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। गिबरलिन्स जो है इनको गिबरलिक एसिड भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग पाएंगे, किसी बुक कुछ लोग जो है वो गिबरलिन पढ़ते हैं, कुछ लोग जिबरलिन पढ़ते हैं, कुछ लोग गिबेरेलिन पढ़ते हैं। तो बहरहाल चलेगा, कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो 15 अलग अलग टाइप के गिबरलिन जो है ये अब तक का आइसोलेट किए गए हैं, और जो सबसे कॉमन गिबरलिन जो आइसोलेट किया गया था याबूटा और सुमिकी ने जिसको आइसोलेट किया था 1938 में, वो था गिबरेलिक एसिड 3, गिबरलिक एसिड 3 या गिबरलिन 3, इनको बस नंबर दिया गया है 1 2 3 करके इस तरह से। और ये जो है ये प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डाइवर्स प्लांट के अंदर और फंगस के अंदर एज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं। फिर प्लांट के अंदर इनका जो नेचुरल फंक्शन है वो है स्टेम का इलोंगेशन करना, स्टेम की हाइट को बढ़ाना, और आर्टिफिशियल यूज़ भी है इनका कुछ। तो आर्टिफिशियली ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड इन ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। हम लोग स्टडी करेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है एक अलग चैप्टर में। मतलब जब सीड को जो है ग्रो किया जाता है तो डायरेक्ट उसके अंदर वायबिलिटी रिज्यूम नहीं होती है, मतलब जर्मिनेशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती। कुछ दिन के लिए सीड अपने आप को एडप्ट करता है सॉइल में या जहाँ पर भी उसको ग्रो किया गया है। तो वो जो पीरियड होता है उस पीरियड को जब तक कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, सीड वैसे ही रहता है, उसको डॉर्मेंसी कहते हैं। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए।
पर्टिकुलरली जो लॉन्ग डे प्लांट हैं उनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। फिर ग्रेप फ्रूट जो होता है, अंगूर जो होता है, उसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा मार्केट में जो है वो लंबी साइज़ के ग्रेप्स आते हैं। तो ये जो ग्रेप्स होते हैं, ये इनके जो प्लांट हैं ये ट्रीटेड होते हैं आर्टिफिशियल गिबरेलिन से, तो इनकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका कमर्शियल पर्पज़ में जो है वो बहुत यूज़ किया जाता है गिबरेलिन्स को। तो यहाँ तक के हम लोग जो है वो अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ तक के हमारा जो इंडस्ट्रियल लेवल तक का जो प्रोडक्शन था वो हो गया है। कुछ और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर कुछ टॉपिक हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, मतलब जो गंदा पानी होता है उसको थोड़ा क्लीन करने के लिए। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जो है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है वो हर्बिसाइड्स के तौर पर, पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो है अभी अपने चैप्टर में आगे जो है वो बचे हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है अपना, आप समझ रहे होंगे। ये आई थिंक कि अपना 11th लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर पर। तो अभी भी कम से कम जो है इसके अंदर 2 लेक्चर तो भी और जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर भी लग सकते हैं इसमें, तो काफ़ी बड़ा है। मैंने बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत के लेक्चर में ही कह दिया था कि 3 अलग अलग चैप्टर्स को कंबाइन करके ये एक चैप्टर बनाया गया है। आप पुरानी बुक में देखेंगे तो 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है न्यू सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर में है, वो कवर्ड है। तो इसलिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको हम लोग इस तरह के ऑनलाइन मेथड से जो है वो पढ़ सकते थे, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा काम जो है वो स्टूडेंट्स का ही है। यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम, उनके प्रोडक्ट जो है वो याद रखने हैं, कोई ज़्यादा बहुत इसके अंदर प्रोसेस या कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिए हुए हैं। तो नाम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। तो होप कि आप इसकी साथ साथ में जो है वो थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाते हुए चलिए। एटलीस्ट ये काम तो करिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम एक साइड में लिखते हुए चलिए, और उसके सामने उनसे जो ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट लिखते चलिए, ताकि आपको जो है वो बिफोर कोई भी एग्ज़ाम से पहले, कॉलेज एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, उससे पहले आप 1-2 बार उसको देखेंगे तो वो चीज़ें जो है फिर आपको अगर पहले से याद रहेंगी तो बहुत जल्दी जो है वो याद आ जाएंगी, रिकॉल करने में आसानी होगी। तो यहाँ तक के जो है हमने अपना इंडस्ट्रियल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं।